स्मार्ट सोशल साइंस में एक बार पुनः आपको स्वागत है। इसके पूर्व आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करा दिया गया है और मानचित्र, भारत के जो मानचित्र आते हैं, जो क्वेश्चन इतिहास से और भूगोल से सारे प्रश्नों को हल करा दिया गया है। एक बार आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, नव वर्ष की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएँ और बोर्ड परीक्षा के जो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज जो वीडियो लाया हूँ, उसमें सेट 1 2025 का सामाजिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड है। उसी से मैं आप लोगों को बहुविकल्पी, वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 व आप लोगों को भारत के जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसको हल करूँगा। उसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 का दिया गया है। केवल मैं उसको जो है इधर-उधर क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग उससे परेशान ना होइएगा। मैं उसको थोड़ा-थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बताता चलूँगा और आप लोग जो है इसको लाइन बाय लाइन कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा। प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कौन प्रश्न जो है सेट 1 में 2025 में आए हुए थे, उसमें जैसे पूछता था पहला क्वेश्चन है, मैं इसमें सारे विकल्पों को पढ़ूँगा नहीं, जो विकल्प सही है उसी को बता रहा हूँ। क्योंकि इसके पूर्व मैं बता चुका हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए अनसॉल्व्ड जो है 2025 का सॉल्व करने के लिए मैं एक बार पुनः ये सब क्वेश्चनों के साथ हाज़िर हूँ। जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी-जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन मेटरनिख का है। जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये ऑटोमान बिस्मार्क की थी। ब्रिटेन में कानून राज समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो उद्योगपतियों और शहरियों का विरोध था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी समस्या से है? गुलामगिरी नामक पुस्तक तो जाति व्यवस्था से है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी होती है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया गया था? ये दिया जाना है, इसमें है लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में उपयुक्त सभी विकल्प सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना चाहिए, जब कोई भी राष्ट्र धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे दे या किसी धर्म को जाति के से जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, तो इसमें जो ए और बी विकल्प है, ये दोनों सही है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? प्यारे बच्चों, ये मैं वीडियो में ये सब जितने भी क्वेश्चन है बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें 6 है। 6 का नाम एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट पीपल पार्टी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो इसमें लोकतंत्र का संबंध है बहुसंख्यकों का शासन, ये इससे लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? प्यारे बच्चों, ये है उत्तराखंड है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ। झारखंड स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये अभ्रक का है। अगर इसी में ये क्वेश्चन रख दिया जाए, झारखंड में स्थित झरिया निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झरिया शब्द दे दिया जाएगा तो कोयला हो जाएगा। काली मिट्टी के मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाई जाती है? प्यारे बच्चों, काली मिट्टी के लिए कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। ये पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, बीजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ये है महाराष्ट्र है। किसी देश की विकास किस आधार पर निर्धारित करता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो जब रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, शिक्षा होगी तो औसत साक्षरता दर बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो लोगों की लाइफ अच्छी होगी, काम में मन लगेगा। तो इसलिए तीनों चीज़ें आवश्यक है, तो उपयुक्त तो सभी हैं। दुग्ध उत्पादन प्रक्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में से कौन है? तो इसमें है प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत में शामिल है? तो इसमें है बैंक है। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो आरबीआई है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक आप कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसमें वर्णनात्मक 1 में। वर्णनात्मक 1 में पूछा जाता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, और आप लोग जो है इसको अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिए, थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा कि जो आर्थिक महामंदी थी, ये 1929 में शुरू हुई थी। 3 दशक तक के मध्य यह संकट बना रहा और विश्व में ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई और व्यापार में बड़े पैमाने पे इसमें गिरावट हुई और ये कृषि क्षेत्र के समुदाय में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इस कारण से यह मंदी जो है
कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादनों की कीमत निरंतर गिरती रही, जिसके कारण से यह मंदी उत्पन्न हुई। फिर इसमें बाद है 1920 के दशक में के मध्य बहुत से देशों में अमेरिका से ऋण लेकर के उन लोगों ने उसमें निवेश किया था वहाँ पे, इसलिए अमेरिका कर्ज में सबसे ज़्यादा निर्भर था। इसका गंभीर संकट इसको देखना पड़ा। फिर इसके बाद इसकी कमी इसकी तीसरा पॉइंट है कि इसमें कीमतों की कमी हुई, जिसकी मंदी की आशंका को देखते हुए जो है अमेरिका के बैंक जो है घरेलू कर्जों से देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ जो है महामंदी होती है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण बताइए। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ, इसके उदय के 2 कारण में से आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें उदय के कारणों में आप लोग जब पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा कि जैसे काला समाप्त होना, ब्रिटिश सरकार का फैसला लेना, अफ्रीका में इंडिया पेस्ट का आना, ये सब चीज़ें हैं, इनके तमाम ऐसे कारण थे, जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। इसको मैंने डिटेल पे लिख दिया हूँ, आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य आप लोग इसको जानते होंगे कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य कौन-कौन से होते हैं, कि राजनीतिक दल जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके कार्य क्या होते हैं। उनके कार्यों को आप लोग थोड़ा-सा इसको जानिए और उसके जो एग्ज़ाम है, उसमें लिखते रहिएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल आप लोग पढ़ कर के बस इसको कर दीजिएगा, कि छोड़ दीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य क्या होता है? सरकार का बनाना होता है। पहला काम होता है सरकार का बनाना। दल ही सरकार बनाते हैं और दल ही सरकार चलाते हैं और कोई एक दल जिसको जो है आधे से अधिक विधायक या सांसद जिस पार्टी के जीत जाते हैं, वह दल क्या करता है? सरकार बनाता है और सरकार बना करके अपनी नीतियाँ बनाता है और भारतीय संविधान के अनुसार जो वहाँ देश के संविधान होते हैं, उसके अनुसार से वो कार्य करता है और अपने फैसले भी लेता है। इसलिए पहला काम हो गया सरकार बनाना, दूसरा चीज़ होता है विरोधी दल के रूप में काम करना। जो लोग सरकार में नहीं आ पाते हैं, जो हार जाते हैं, उनका भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष में रह करके सरकार की जो गलतियाँ होती हैं, उनकी नीतियाँ असफलता होती है, उसकी वो आलोचना करते हैं और जिसके खिलाफ जो है वो गोलबंद होते हैं और उनको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिनमें जनमत निर्माण करना, जैसा प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, राजनीतिक दल अपना जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव को समय-समय पे चुनाव प्रचार करने के दौरान बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे उनका एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है और कल्याणकारी कार्यों का जनता तक पहुँचाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी योजना आती है, कोई भी ऐसा कार्य होता है, जिसकी वजह से जन-जन तक पहुँचाने में ये जो है राजनेता काम करते हैं, जिसके लिए जो कल्याणकारी योजना है, चाहे आप जो है आवास की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, कोई भी योजना है, वो तक जनता तक पहुँचती है, जिससे जनता क्या करती है? उसका लाभ उठाती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में कई तरह की चुनौतियाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिला है, लोक, धन, तंत्र। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं। तो लोकतंत्र में 2 चुनौतियाँ हैं, जनता की भागीदारी कम होना। कई बार आप लोग देखते होंगे कि जनता क्या करती है कि अपना उसमें चुनाव में भाग नहीं लेती है, जिसका जो है उसका ये होता है, जिससे सरकार जनता की वास्तविक इच्छाओं और आवश्यकताओं से दूर हो जाती है। क्यों नहीं भाग लेती? क्योंकि वो जानती है कि हम जो है सरकार जो जैसा कार्य कर रही है, उस सरकार से वैसा वो खिन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं हमसे क्या मतलब है चुनाव में भाग लेने से, तो इसलिए वो दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग देखते होंगे भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में ये गंभीर मुद्दा है, जैसा कि जो आप लोग जानते भी हैं कि अन्याय और निष्पक्षता की कमज़ोर करने पर लोगों को सरकार से विश्वास कम हो जाता है, जिससे भ्रष्ट लोग सरकारी तंत्र का उपयोग करके बाद अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं, जिससे इसमें जनता की बहुत बड़ी हानियाँ होती हैं, नुकसान होता है, जिसकी वजह से लोग जो है ये ऐसा कार्य करने से मना कर देते हैं। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैसे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के मैंने बता चुका हूँ, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। वे संसाधन जो जीवमंडल में पाए जाते हैं, जिनमें जीव होता है, जिसको कह सकते हैं जीवन होता है, वो जो है जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन उसे कहा जाता है जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें हैं, धातु है, खनिज है, पानी है, हवा है, ये क्या है? निर्जीव है। ये अजैव संसाधन है। जैव संसाधन में उदाहरण के रूप में जैसे वन है, जीव जंतु और मनुष्य, ये तमाम आते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है जैव विविधता, डाइवर्सिटी। अब आप प्यारे बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग विविधता क्या होती है? जैव विविधता, आप लोग जानते हैं कि जैव विविधता मनुष्य तथा जीव, वन्य जीव और मनुष्य
के अलावा भी पेड़-पौधे, जीव-जंतु जितनी भी इनकी अनेक जातियाँ हैं, उन जातियों में से तमाम उपजातियाँ हैं। अब इसी को हम कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए आप लोग जानते हैं कि इसको हम जो है पशुओं को अतिचारण में कभी वनस्पति जगत के नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे वह प्राकृतिक वनस्पतियाँ पनप नहीं पाती हैं और स्थान धीरे-धीरे बंजर पड़ जाती है। इसी के साथ मानव अपने स्वार्थ के लिए उनको ईंधन के रूप में पेड़-पौधों को काटता है, अंधाधुंध कटाई करता है, जिसके लिए उनको नुकसान पहुँचता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, ये भी एक कारण बनता है। वृक्षों का अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, जिससे वर्षा में कमी हो रही है। आए दिन जो है तापमान भी बढ़ रहा है, वर्षा की कमी भी हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खुली बेरोज़गारी या और प्रच्छन्न बेरोज़गारी के बीच अंतर क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसको लिखना है पहले कि हमको बेरोज़गारी। आप लोग जानते हैं बेरोज़गारी किसे कहते हैं, इसको जान जाइए। जब कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए जाता है, जैसे मज़दूरी करने के जाता है, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिलता है, तो उसे काम जब नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं बेरोज़गार। लेकिन खुली बेरोज़गारी क्या होती है? जहाँ सक्षम और इच्छुक व्यक्ति, हम सक्षम भी हैं, हमारी योग्यता भी है, हम उस काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो काम हमारे लिए कोई काम उपलब्ध नहीं है। इस काम की कमी के कारण से जो बेरोज़गारी पैदा हो जाती है या जो बेरोज़गारी सामने आती है, उसे ही खुली बेरोज़गारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोज़गारी जिसको छिपी बेरोज़गारी कहते हैं, जब किसी कार्य या क्षेत्र में वास्तव में आवश्यकता से अधिक आदमी हो जाएँ, तो यह क्या होती है, जिससे उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी या छिपी बेरोज़गारी या बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जो प्राथमिक क्षेत्र भी कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में यह बेरोज़गारी पाई जाती है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है विकास में ऋण प्यारे बच्चों क्या होता है? इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप लोग लिखेंगे और इसको ध्यान देंगे, तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मार्गदर्शक रहेगा। प्यारे बच्चों, इसमें दिया है होना चाहिए कि जैसे इसमें दिया है कि विकास के ऋण में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं या बहुत से सौदे होते हैं, जहाँ पे किसी न किसी रूप में हमको ऋण का प्रयोग करना पड़ता है। ऋण का मतलब होता है उधार लेना। आप भी जानते हैं किसी भी देश क्षेत्र में विकास करने के लिए सबके पास तो पैसा होता नहीं है। हम पैसा क्या करते हैं, किसी बैंक से या किसी साहूकार से या कहीं किसी से उधार लेकर के अपना काम चलाते हैं, जिसकी वजह से हम दे उसी पैसे से पैसा कमाते हैं और जहाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्व काल में बैंक नहीं था, तो हमारे पास क्या थे, साहूकार थे। अब उनसे हम ऋण लेकर के जो है अपना काम चलाते थे, अपना व्यापार करते थे, जिसकी वजह से धीरे-धीरे इतना अधिक ब्याज होने के कारण से उनके चंगुल में हम फँस जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उधार देने के लिए हमारे बैंक सामने आ गए, कोऑपरेटिव बैंक है, आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है और तमाम बैंकें हैं, जिसके द्वारा हमको कम ब्याज पे ये मिल जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऋण लेकर के अपना व्यापार कर सकते हैं और उस व्यापार को कर के उस देश का विकास में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन का उत्तर ये है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत में अब आप लोग देख ही रहे हैं कि इसका क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, सत्याग्रह का पहले मूल स्वरूप समझना पड़ेगा। सत्य का मतलब होता है सही, सही और आग्रह का मतलब होता है मांग करना। तो यहाँ पे जो सत्य क्या था? जो अंग्रेजों द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उसके प्रति महात्मा गांधी ने कहा कि हम जो है उनके प्रेम के द्वारा हम उससे हिंसा ना फैला करके बल्कि हम अहिंसात्मक रूप से सत्य का प्रेम से आग्रह करेंगे और इसीलिए इसका नाम दिया उन्होंने सत्याग्रह। और सत्याग्रह के लिए उन्होंने गांधी जी ने अपना लॉर्ड हंटर के सामने सत्याग्रह का आप लोगों के सामने ऐसा आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से तमाम ये हिंसा के उपायों के एवज में चलाया गया था। ये अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुँचने के लिए इन्हें टिके रहने का एक मात्र उपाय अहिंसा ही है। गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा था, अहिंसा किसी को चोट ना पहुँचाने की एक नकारात्मक वृत्तिमाला नहीं है, बल्कि एक सक्रिय पेश की विधायिका है। और सत्य और अहिंसा के पुजारी क्या है? महात्मा गांधी का शस्त्र और अस्त्र क्या था? उपवास था। उन्होंने उपवास करके अपना एक शक्तिशाली शस्त्र का उपयोग हर जगह किया, जिससे अंग्रेजों को लोहा मनवाया और बाद में भारत को आज़ादी भी दिलवाई। इसलिए महात्मा गांधी का आप लोग 2 सत्याग्रह की बात पूछ रहे हैं, तो आप लोग जो है अहमदाबाद मिल्क सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तमाम ऐसे हैं जिनको आंदोलन को आप लिख सकते हैं। आप लोगों को उसमें सविस्तार पूर्वक उसमें दिया गया है। तो मैं इसमें लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ। यहाँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बताने में बहुत समय लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? इसलिए मैं थोड़ा-सा शॉर्टकट में इसको बताते चलता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इसका क्या अर्थ है? इसके
कोई 2 मुख्य कारण लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसके लिए फिर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1920 में चलाया था। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1920 में चलाया था। महात्मा गांधी ने इसमें कहा था कि अगर मेरा आप लोग सहयोग करेंगे, तो मैं आप लोगों को 1 वर्ष में आपको पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर दूँगा, प्राप्त करके दे दूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन असहयोग कि हम अंग्रेजों का जो पहले बिना भारतीयों के सहयोग के अंग्रेज सरकार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सहयोग कौन कर रहे थे? भारतीय लोग। इसलिए भारतीयों को कहे कि आप लोग सहयोग ना करिए, बल्कि उनका असहयोग करिए, जिससे क्या है कि हम भारत को एक जो है पूर्ण स्वराज्य की दिलवा सकें और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कर सकें। इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी ने, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले रौलट एक्ट नंबर 1 का कारण था, जैसा कि ये काला कानून था, 1918 में लाया गया था। फिर इसके बाद इस जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी एक कारण बनता है। इसी तरह के महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इस आंदोलन में उन्होंने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार कराया, विदेशी सामानों का बहिष्कार कराया, सब विदेशी दुकानों का उन्होंने बहिष्कार किया और विदेशी स्कूलों का उन्होंने बहिष्कार किया, तथा वो जो है जो उपाधियां थी, जो लोगों की उपाधियां थी, उसको भी उन्होंने बहिष्कार कराया। इसलिए और भारतीय व्यापारियों उद्योगपतियों को भी विदेशी वस्तुओं के व्यापार में धन निवेश करना बंद करा दिया था। तो इसलिए इस आंदोलन का तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग इसमें दिया भी गया है, इसको विस्तार विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने बता चुका हूँ, संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था जहाँ पे केंद्र शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य में के रूप में दोनों में विभाजित होती हैं, उसे ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। कि आप लोग जानते हैं जैसे भारत में है केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, इसमें शक्तियों का क्या होता है? बँटवारा होता है। इसलिए जहाँ पे ऐसी व्यवस्था पाई जाती है, इसे ही संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित होती है, यहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये भारत में अपवाद है कि संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो इसकी पहली विशेषता पाई जाती है संघवाद की, यहाँ दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक सरकार में देश में दोहरी नागरिकता होती है। दूसरा कहा क्या क्या होता है उद्देश्य? दोहरे उद्देश्य होना। जैसा कि हम जब लोग जानते हैं कि देश की एकता और सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करता है। फिर दूसरा है सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर का होना। हम लोग जानते हैं कि स्थानीय सरकार जो केंद्र सरकार होती है, फिर इसके बाद राज्य सरकार होती है, फिर राज्य सरकार के अंदर भी एक हम स्थानीय सरकार का गठन कर लेते हैं, इसलिए 2 से अधिक सरकारों का जो स्तर होता है, वो गठन हो जाता है। फिर इसके बाद सुरक्षा प्रदान करने में सहायक भी होती है, विभिन्न स्तर की सरकार होती है, जिसमें क्या होगा कार्य करने में आसानी होती है, जिसमें भारतीय संविधान में सारे अधिकार राज्यों के और केंद्र के सरकार के अधिकारों का वर्णन होता है। इससे क्या होता है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। अदालतों को संविधान के विभिन्न जैसे उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उनको सरकारों को व्याख्या करने और उसमें सरकार को काम करने का उसमें अधिकार दिया गया है। वित्तीय भी होता है कि वित्तीय केंद्र और राज्य की जो पावर होती है, शक्तियाँ होती है, उसमें दी गई होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेल्जियम। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबा ना बन जाए, समय आपके पास कम कम है, इसलिए आप लोगों को मैं कुछ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप लोग लेकिन इस वीडियो को देखेंगे, इसमें सारा चीज़ दिया गया है। तो बेल्जियम में लिखा गया है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें बेल्जियम के शासन व्यवस्था का वर्णन में बेल्जियम कहाँ आप लोग जब राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, तो उसमें दिया गया है बेल्जियम का। बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। वहाँ की सरकारों ने अधिक विविधताओं को स्वीकार करती थी। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार में इसमें संविधान में 4 संशोधन करके लोगों की एकता बनाने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य थी कि वहाँ संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था, केंद्रीय सरकार में डच, फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहनी चाहिए। फिर उसमें समान थी भी थी। फिर इसके बाद केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जिसमें दोनों समुदाय में समान प्रतिनिधि होते थे। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी, यानी यहाँ सामुदायिक सरकार कही जाती थी। प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा संसाधन। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि संसाधन क्या होता है? कि हम लोग जानते हैं कि संसाधन के विषय में कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग फिर चलते हैं कि संसाधन। संसाधन क्या होता है? कि प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि मानव भूमि पर निवास करता है, जो अपनी आर्थिक जो क्रियाकलाप है, अपने जो संयंत्र हैं के द्वारा वो प्रयोग करके, संयंत्र मतलब उपकरण, संयंत्र मतलब उपकरण या कह सकते टेक्नोलॉजी के द्वारा जो उपयोग करके वो उसको प्राप्त करता है। जो भूमि ये क्या करती है? महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है। इन प्राकृतिक संसाधनों से ही
प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार व्यवस्थाएँ आदि क्रियान्वित होती हैं। इसके लिए जैसे कृषि होती है, आवास होता है, खनन होता है, उद्योग होता है, चारागाह। कृषि आप जानते हैं कि मनुष्य किसी कार्य में करता है जिससे उसको जीविकोपार्जन का साधन होता है, जिसमें उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर सबसे ज़्यादा कृषि पे भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग जो है कृषि पे आश्रित हुए हैं। फिर दूसरा है आवास, आवास भी भूमि पे ही आवास बनाया जाता है, आकाश में तो बनाया नहीं जाता, इसलिए आवास के लिए भी भूमि की ज़रूरत पड़ती है। खनन, खनन जो आप लोग उत्पादन करते हैं, मैंने बता भी चुका, खनन 2 तरह के होते हैं, इसके पूर्व वाले वीडियो में। फिर उद्योग भी ये भी बताया हूँ, चारागाह जो पशुओं को चारागाह चराए जाते हैं, उसको चारागाह बोला जाता है। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, गैर परंपरागत संसाधन उसे कहते हैं, वे संसाधन जो रिवर्स हो जाते हैं, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे ही गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उसमें जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन हवा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जल ऊर्जा है, तो इसलिए ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब क्या होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दिए कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह से आर्थिक गतिविधियों में कितने क्षेत्रक होते हैं, क्षेत्रों में बाँटा जाता है। प्यारे बच्चों जो मनुष्य क्या करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक रूप से इकट्ठा करने के लिए अपनी काम करता है अपना, तो इसलिए ये काम जो होता है क्षेत्र 2 तरह से बटे होते हैं, एक संगठित क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं, आप कह सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जो निजी क्षेत्र के होते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है? लाभ के लिए नहीं होता है बल्कि वो सेवा के रूप में होता है। और असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ये लाभ के लिए होता है, सेवा के लिए नहीं होता है। और संगठित क्षेत्र में जो एक नियमावली होती है, उसके भर्ती से लेकर के रिटायर तक की सारी नियमावली होती है, उसमें सुरक्षा होता है, उसमें वेतन निश्चित होता है, समय-समय पे इंक्रीमेंट होता है, सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी दी सुरक्षात्मक होता है। असंगठित क्षेत्र ये समय-समय पे क्या करता है, इसमें परिवर्तन होता है, इसका रिटायर मिलने के बाद कोई कंपल्सरी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ बच्चों मेरे ख्याल से बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद इसी तरह से वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों इसके बाद वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझते हैं? कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जिसको एक शब्द कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। प्यारे बच्चों वैश्वीकरण जो है यह एक कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार होता है जिसमें जो है भारत में विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारत में होने वाले विभिन्न जो निर्यात आयात विदेशों से आयात निर्यात किए जाते हैं, उससे जो सामान होता है ये भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की देख-रेख से होता है। और आप घर बैठे जो भी सामान माँग रहे हैं, चाहे कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे सामान हो, चाहे आप मेडिकल से संबंधित हो, चाहे कोई शिक्षा से, आप घर बैठे मोबाइल से कनेक्टिविटी से आप जो है देश-विदेश की पूरी एक जगह बैठे हुए सारी चीज़ें की गतिविधि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये क्या है? ये ही है वैश्वीकरण है। इसलिए आप लोग इसकी आलोचनात्मक पहलू क्या है? इससे मतलब इसमें आलोचनात्मक पहलू के विषय में हम लोग जानते हैं कि आलोचनात्मक क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले जब था तो वैश्वीकरण नहीं था, तो लोगों को रोज़गार का क्षेत्र कंपनियाँ रहती थी, कंपनियाँ एक निर्धारित कर्मचारी रखती थी और उसको क्या है दीर्घ समय तक रखती थी। लेकिन अब क्या है, जब से वैश्वीकरण आ जाने के कारण से कंपनियाँ जो है दीर्घ लंबे समय तक ना रख कर के अपना कम समय तक श्रमिकों को रखती हैं। अब उनको कम समय में रखते हैं ये, के साथ-साथ उनको कम वेतन पे मज़दूर की आवश्यकता पड़ती है कि अब हमको क्योंकि बराबर काम तो लेना नहीं है, उनको कुछ समय के लिए काम लेना है, तो इसलिए कम समय के लिए और कम मज़दूर रख कर के अपना वो काम चला देती है, जिससे क्या होता है बड़ी संख्या में लोगों के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए श्रमिकों में बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम लिया जाता है, मज़दूरी भी काफ़ी कम दी जाती है इसमें है। श्रमिकों में अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करना पड़ता है और इससे वैश्वीकरण के कारण लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिलता है, जिससे में क्या होता है धनी उपभोक्ता, कुशल शिक्षित लोग, धनी उत्पादक आदि भी इससे लाभान्वित होते हैं और जो मज़दूर होता है उससे लाभान्वित नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये यही वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 का क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन मानचित्र का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका यूट्यूब पे। एक बार आप लोगों को पुनः रिवाइज़न के लिए आप लोग भारत का मानचित्र बनाइए, उसमें मैं बता रहा हूँ, मेंशन करिए उस स्थान को। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये था 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कई बार पूछता है, ये लाहौर में है, लाहौर इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो बगल में है, तो वहाँ पे आप लोग इसको गोला करके टिक लगा दीजिएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। जैसा कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च, ये जो है 1930 में चलाया गया था साबरमती। साबरमती कहाँ है? साबरमती जो है आपका जो है गुजरात में है। फिर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब में हुआ था और यह कहाँ है? पंजाब में स्थित है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, यह गुजरात में है, दांडी में है। तो दांडी, गुजरात इसको गोला कर लगा दीजिएगा। गोला करके टिक लगा निशान लगा करके क्वेश्चन भारत के मैप में गुजरात जिस स्थान पे मैं बताया था, उस स्थान को मेंशन कर वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, यह जो है कांड हुआ था गोरखपुर में। कब हुआ था?
5 फरवरी 1922 को हुआ था और आप जो है ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसी क्रम में एक और पूछता है, भारत के किसी एक रेल प्रखंड का मुख्यालय को चिन्ह सहित प्यारे बच्चों इसमें उत्तर रेलवे नई दिल्ली में स्थित है, चाहे 1 लगा सकते हैं, मैं 3 आप लोगों को बता सकता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे जैसा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उच्च उत्तर मध्य रेलवे ये प्रयागराज में स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दामोदर नदी चिन्ह द्वारा नाम अंकित कीजिए। प्यारे बच्चों दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र, जैसा कि पश्चिम बंगाल का में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक रानीगंज में होता है। फिर इसके बाद भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन या बंदरगाह का पश्चिमी क्षेत्र में एक बंदरगाह, चाहे मुंबई का पत्तन देख लीजिए, चाहे कांडला का बंदरगाह कर दीजिए, चाहे आप मार्मो गोवा जो कांडला गुजरात में स्थित है, मार्मो गोवा गोवा में स्थित है, मुंबई पत्तन जो है मुंबई में स्थित है। किसी भी एक पत्तन को आप दिखा दीजिए, पत्तन मतलब बंदरगाह। गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र जहाँ पे चिन्ह जो अहमदाबाद चाहे दिखा दीजिए, चाहे आप गुजरात दिखा दीजिए, चाहे सूरत दिखा दीजिए। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत दोनों जो है सूती वस्त्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। फिर आप लोगों के साथ अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अनसॉल्व्ड सॉल्व के साथ सेट नंबर 2 या 3